Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic, and this is related to our third chapter, and it's mainly focused upon the electromagnetic induction and their laws. आज का लेक्चर जो होगा हम बुनियादी तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और कौन-कौन से जो लॉज हैं उनको हम अंडरस्टैंड करें तो फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंप्लीटली तौर पे समझ सकते हैं. So this topic is related to electromagnetic induction and governing laws. So this topic is related to our course Electricity and Magnetism 2 PHY 402 BS Physics 4th semester and Spring 2021. So in the last lecture, we have talked about starting with the concept of magnetic field. हमने ये लास्ट लेक्चर में जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कैसे होती है, फिर उसके जो गवर्निंग लॉज हैं वो कैसे अमल दरामद होते हैं. फॉर एग्जांपल द बार्ट-सावर्ट लॉ एंड द रिजेम्बलेंस विद द बार्ट-सावर्ट लॉ विद कूलम्स लॉ वो हमने पढ़ा. फिर वी कंप्यूटेड द एम्पेयर्स लॉ and its application, and we proved that the Ampere law is you can say the similar to the Gauss's law of electric flux. तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस लेनी होती है, यहाँ पे आप लोग जो है एम्पीरियन लूप वगैरह और इन सारी चीज़ों के साथ काम करते हैं. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन की थी, फिर हमने आपको एक असाइनमेंट दी थी इन द प्रीवियस लेक्चर. फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज इससे नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. But before going into the detail of electromagnetic induction, we will have a basic concepts और उनके review के ऊपर बात करेंगे. तो we will talk about the review of basic concepts. Then we will discuss about the electromagnetic induction कि electromagnetic induction क्या होती है और ये किस तरह से अंडरस्टैंड होती है और किस तरह से इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं. As well as we also discuss about the governing laws for electromagnetic induction. हम इस लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि कौन-कौन से जो लॉज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो है हमें हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में. सो और आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम जो है वो बेसिकली कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा स्लोली लेके चलेंगे और उसके अंदर पहले इनको डिफाइन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फिर उसके ऊपर बात करेंगे. Before going into the definition of the basics concept for electromagnetic induction, we will start with the lecture with the philosophy of electromagnetic induction or interactions. तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अगर हम EMT1 और EMT2 को मिला के अगर देखें तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स और यू कैन से द इंटरैक्शंस. तो हम सबसे पहले उसकी फिलॉसफी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं. आइए, सबसे पहला जो पार्ट था वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है. वो ये है कि हम ये लोग अभी तक यही EMT2 में पढ़ चुके हुए हैं कि आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करवाते हैं और इसके नतीजे के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप इसको समझने के लिए जिन-जिन कवानीन को पढ़ते थे, उनमें जो सबसे पहला कानून वो बार्ट-सावर्ट लॉ एंड देन द सेकंड लॉ वाज़ द एम्पीयर लॉ. तो बार्ट-सावर्ट लॉ वही बुनियादी काम करता है जो कूलम्ब लॉ करता है एंड इट इज़ फॉर द लिमिटेड टू द यू कैन से डिफरेंशियल करंट्स एलिमेंट्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस करता है और वो इसी तरह इन्वर्स के लॉ को फॉलो करता है जिस तरह कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता था. और जबकि एम्पेयर्स लॉ जो है वो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के अंदर जिसके क्लोज लूप के अंदर करंट मौजूद हो तो आप किसी भी फर्दर जो है एम्पीरियन लूप को लेके हर तरह की ज्योमेट्री के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं. सो इन दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये किया जाता था. अगर हम थोड़ा-सा इसको राइट डाउन करते जाएँ, तो आप कोई ना कोई करंट सोर्स जो है एक्चुअली प्रोवाइड करते थे. तो यू बेसिकली प्रोवाइड द करंट सोर्स और जो करंट सोर्स होता था, ये फर्दर जो है सारी डिस्कशन के मुताबिक चीज़ों को चलाता था. सो हम करंट सोर्स देते थे, करंट सोर्स के नतीजे के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते थे और आप इन मैग्नेटिक फील्ड्स को या तो बार्ट-सावर्ट लॉ के ज़रिए से स्टडी करते थे या फिर आप इनको एम्पेयर्स लॉ के ज़रिए से स्टडी करते थे. ये हमारे पुराने लेक्चर के अंदर यही रूटीन रही है. हाउएवर अगर आप देखें तो इसके नतीजे के अंदर वी हैव रेड आउट द सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट कि अगर आप करंट जनरेट्स करता है मैग्नेटिक फील्ड को तो हमने ये पढ़ा है कि जो करंट्स होंगे वो करंट कैरिंग वायर के अंदर B = म्यू नॉट I/2 पाई R के बराबर होगा.
और इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग लूप जो है वो होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो रिसेंट भी हमने बात की थी कि 2 पाई r इट स्टैंड फॉर दैट कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में है, जबकि जो कि स्ट्रेट वायर से पैदा हो रहा है। जबकि अगर आपके पास जो है वो लूप है और उसमें करंट है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइक डायरेक्शंस। तो ये आपके पास बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सो इन दिस सिमिलर वे आप सोलेनॉइड के लिए भी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं और इट वाज कंप्यूटेड बाय द एम्पेयर लॉ और वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर था एंड द टॉरस ऑफ द करंट आप उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल एन ओवर 2 पाई r। सो सच फॉर्म्स हैव बीन कंप्यूटेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स और इसके मुताबिक हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप गौर करें तो इन सारी जितनी भी हमने अभी तक की स्टडी की है उसके अंदर एक और चीज़ जो है वो कॉमन थी, वो ये थी हर एक ज्योमेट्री के अंदर करंट जो है हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे करंट प्रोवाइड हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे करंट प्रोवाइड हो रहा है, तो ये लूप है और लूप में से करंट अगर गुज़र रहा है तो आप खुद करंट को गुज़ारते हैं जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में भी करंट आप खुद जनरेट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं और जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इन द सिमिलर वे इफ यू हैव अ टॉरॉइड देन आप टॉरॉइड के अंदर से भी करंट फ्लो होता है तो जिसके नतीजे के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड खुद जनरेट की जा रही है। So at you can say this is the phenomena in which we generate the magnetic field by using the currents. So this is the part that we have studied in the until now और अभी तक हमने यहाँ तक इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया हुआ है। अब आए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। जैसा कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रहे हैं तो व्हाई नॉट इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट द करंट मैग्नेटिक करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड और द वाइस वर्सा। तो व्हाई नॉट वी कैन जनरेट द करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड और इसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और यही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर फैराडे ने और काम किया। And that is why the governing laws are the Faraday law and the Lenz's law। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो लॉ हम पढ़ेंगे दैट विल बी नोन एज द फैराडे लॉ एंड द सेकंड लॉ विल बी नोन एज द लेंज़ेस लॉ जिसको आप सब लोग जानते हैं और हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ द प्रोडक्शन और द इंड्यूस और यू कैन से द क्रिएशन ऑफ द करंट बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर एक बात हमें गौर तलब होनी चाहिए और वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब आप करंट जनरेट करवा रहे होते हैं तो एक्चुअली वी आर बेसिकली जनरेटिंग द यू कैन से द ईएमएफ। तो हम एक्चुअली तौर पे ईएमएफ को जनरेट करवाते हैं। ईएमएफ की वजह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास करंट जनरेट होता है। So this is the main sequence that you have to be kept in mind कि आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये करंट जनरेट होते हैं। तो नाउ वी आर एबल टू लुक इनटू द मैटर कि एक्चुअली तौर पे वहाँ पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट्स में या फिर ईएमएफ में या इसमें जनरेट हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में जिस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट को खुद पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक डिफरेंशिएट करेंगे। एक होता है सोर्स करंट होता है और एक होता है इंड्यूस करंट। सोर्स करंट वो होगा जिसको बज़ाते खुद जो है वो सोर्स से लिया गया हो, जबकि इंड्यूस करंट वो होगा जो कि इनडायरेक्टली प्रोड्यूस किया गया है किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की वजह से। इन द सेम वे इंड्यूस ईएमएफ एंड द सोर्स ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ वो होगी जो आपके पास इसी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन के नतीजे में पैदा हो रही है, जबकि आपके पास जो इंड्यूस करंट होंगे और द इंड्यूस वोल्टेजेस होंगे दैट आर बेसिकली द जनरेशन ऑफ द करंट और वोल्टेजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो आइए हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से हम इंड्यूस ईएमएफ और करंट को समझ सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने ये सब लोगों ने बेसिक लेवल पे किया भी होगा। अ वायर ऑफ द लेंथ एल इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड
और इनटू द बोर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस हैं ये आपके पास आ रहे हैं और क्रॉस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द स्क्रीन है और एक वायर जो है वो इसके ऊपर मूव करवाई जा रही है एंड दिस इज द वी डायरेक्शन ऑफ द वायर और इसके मूव करने की वजह से आपके पास यहाँ पे इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, द इलेक्ट्रॉन्स फील द मैग्नेटिक फोर्स एंड माइग्रेट प्रोड्यूसिंग अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसके नतीजे के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है और जिसके नतीजे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट ऑपोजिट एंड्स पे मूव कर जाते हैं। सो जबकि वायर के अंदर पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था और इसकी बुनियादी रीज़न जो है द चार्ज कम्स टू द इक्विलिब्रियम व्हेन द फोर्स ऑन द चार्ज बैलेंस। और उस हवाले से द इलेक्ट्रिक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्रिएट होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के अंदर प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए या इस इम्बैलेंस को जो है बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं और इसे हम करंट समझ रहे होते हैं। हाउएवर इसके नतीजे के अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होती है और ये दोनों फोर्सेस एट द सेम टाइम इस सिचुएशन में अप्लाई की जा रही इस पे चार्जेस पे लग रही हैं। सो एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज द लॉरेंट्ज फोर्स। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द वायर as long as the wire continues to move through the magnetic field. So जैसे जैसे वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड तक रहेगी दोनों फोर्सेस पे अप्लाई करती रहेंगी, करंट भी जनरेट होता रहेगा और इन दिस वे यू कैन से दैट कि आपकी वायर की मोशन की वजह से उसके अंदर करंट पैदा हुआ। हालांकि हमारे पास किसी किस्म की कोई बैटरी मौजूद नहीं है और ना ही हमारे पास किसी किस्म का कोई सोर्स है। तो इस तरह की सिचुएशंस जिसके अंदर आपके पास बगैर किसी सोर्स के मीन टू से बगैर किसी वोल्टेज के प्रोवाइड किए, बगैर किसी बैटरी के अटैच किए, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट सोर्स है वो इलेक्ट्रिक नहीं है बल्कि मैग्नेटिक है और वो मैग्नेटिक सोर्स आपका इलेक्ट्रिक सोर्स बना दे या प्रोड्यूस कर दे, इस तरह की सिचुएशंस को हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी को हम कहते हैं कि आपके पास ये इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ भी हो सकती है। Let's suppose a current is set up even through no batteries are present in the circuit. Such a current in is induced current. तो ऐसा करंट जो है वो इंड्यूस करंट कहलाएगा जो कि बैटरीज की मदद से पैदा ना किया गया हो। और इन द सेम वे ऐसी ईएमएफ जो बैटरीज की वजह से नहीं होती और जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो, हम उसे इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे और इस तरह की सिचुएशंस को हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ से लेबल करने की कोशिश करेंगे। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं और इस दफ़ा आपके पास सिचुएशन ये है कि यू आर होल्डिंग अ बार मैग्नेट एंड द लूप ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर और आपने देखा है कि इसके अंदर जो है आपके पास जो लूप ऑफ द वायर है वो स्टैटिक है जबकि आप जो है इस दफ़ा बार मैग्नेट को खुद मूव कर रहे हैं। सो द सिचुएशन इज रिवर्स टू द प्रीवियस सिचुएशन और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लूप इज वायर इज कनेक्टेड टू द सेंसिटिव एमीटर। आप वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं तो एमीटर भी यूज कर सकते हैं। व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द लूप द एमीटर डिफ्लेक्ट एंड द डायरेक्शन वाज आर्बिट्रेरली चेंजिंग चूजन टू बी नेगेटिव। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये फिलहाल नेगेटिव है। द कंसीडर जो हैंड इज मूविंग नाउ दिस टाइम इज टुवर्ड द लूप। ठीक है जी। However, अगर आप जो है इसी सिचुएशन को इस तरह से देखें कि आप अपने हैंड के अंदर जो बार मैग्नेट है उसको आप स्टैटिक रहने दें, ना कोई किसी किस्म की कोई मोशन ना हो और ये लूप वैसे का वैसा यहाँ पे स्टैटिक हो, तो यू विल सी दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन द एमीटर। व्हाई? बिकॉज व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन द एमीटर, देयरफॉर देयर इज नो induced current even though the magnet is in the loop. So the situation is also, this is very surprising again.
पहले ये होता था कि आपके पास वायर है और वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, you got the induced current or induced EMF. If you have a magnet and the magnet is moving towards the loop, तो आपके पास फिर भी एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन थी. बट नाउ द सिचुएशन इज दैट कि आपका मैग्नेट और जो लूप है वो दोनों ही हैं, बट दो बोथ आर स्टैटिक नाउ फॉर द स्टेशनरी है. इसके बावजूद भी दोनों सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट वी हैव नो करंट्स. So this is the second surprising point. And the third surprising point is that the magnet is moved away from the loop. जैसे ही आप अब पहले वाली सिचुएशन के कन्वर्ट्स जाते हैं कि मैग्नेट को अब पहले आपने लूप की तरफ लेके आते थे तो करंट नेगेटिव हो जाता था. अब आप मैग्नेट को लूप से अवे लेके जा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है जी, पॉजिटिव हो रहा है. सो विच शोज दैट देयर इज समथिंग डायरेक्ट इन बिटवीन कि जो हम सोच रहे हैं उससे काफी ऑपोजिट है. तो अगर हम तीनों सिचुएशंस को इकट्ठे देखें, देन वी हैव अ क्वाइट यू कैन से द स्ट्रेंज, यू कैन से द ऑब्जर्वेशन दैट कि आपके पास अगर ये स्टैटिक रहते हैं तो आपके पास नो इंड्यूस करंट. अगर ये बिल्कुल भी मूव करते हैं, हल्का सा भी मूव करते हैं, देन वी हैव द इंडक्शन ऑफ द करंट. सो दिस कॉन्सेप्ट लीड यू दैट कि यहाँ पे एक्चुअली तौर पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई चक्कर है जो कि इस लूप में से चेंज होता है. So in a similar way we can also say that the ammeter deflects when the magnet is moving towards or away from the loop. So these are the conclusions of our observation. The ammeter also deflects when the loop is moved towards or away from the magnet. Therefore the loop deflects or detects the magnet in the moving relative to it. We relate the sorry, we relate this detection to a change in the magnetic field. So this is the induced current that is produced in by a induced EMF. So we can say that actually तौर पे हमारी मोशन का भी ताल्लुक नहीं है और हमारे मैग्नेट का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का. वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जो उस लूप में से चेंज होता है, तो इसलिए दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ our observation. So similarly, we can also go for the similar trend also. The current appears only if there is a relative motion between the loop and the magnet. So the current disappear when the relative motion between them ceases. Faster motion produce greater current. So if we moving the magnet north pole toward the loop causes say clockwise current, then the moving away the north pole away from causes the counterclockwise current in the loop. The moving the south pole towards or away from the loop also causes current, but in reverse direction. So as a whole we can conclude that an EMF is induced in the loop when the number of magnetic lines that passing through the loop is changing. So overall अगर आप इन सारी observations का एक conclusion बनाएं तो ये conclusion बनाया जा सकता है, the actually thing that is the agency which changes or which is producing the current or EMF is basically the change in magnetic lines. वो मैग्नेटिक लाइंस की चेंजेस हैं जो कि हमारे लिए क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, यहाँ पे करंट्स को जनरेट कराने की कोशिश कर रही हैं. सो अगर हम अपनी इन सारी जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, अगर इनको हम कोई टेक्निकली और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मुताबिक अगर डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं जो किसी भी एरिया या लूप में से गुजर रही थी, तो ये क्या है इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिक्स के अंदर. तो व्हेन वी हैव टू नो अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. सो एक्चुअली व्हेन वी आर कॉलिंग इट एज मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो लूप में से चेंज हो रही हैं, एक्चुअली द रिजल्टेंटली वी आर कॉलिंग इट एज कि आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज होता है. सो वी नीड अ वे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट passes through a loop. Similar to the definition of the electric flux, we can define the magnetic flux as, तो you can say the phi b is equal to b dot a. आपने सब लोगों ने ये फॉर्म पढ़ी हुई है पहले भी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए we just have changed the एजेंसी है. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड कर दिया. however the concept and the whole things are remain the same. So in a uniform magnetic field, ये ऊपर वाला जो सिचुएशन है ये आपके पास डिफरेंशियल पार्ट या नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए हो सकता है. इन अ यूनिफॉर्म कंडीशन आपके पास जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू कंप्यूट दैट इट इज़ इक्वल टू बी डॉट ए. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन से, द area unit vector and the
मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द बी डॉट ए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है दैट इज द वेबर, एंड 1 वेबर इज इक्वल टू यू कैन से दैट 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है दैट इज द 1 टेस्ला। So similarly, we can also have a now we are able to understand that कि आपके पास जो Faraday law है वो क्या है। When the observations are getting you can say always right, तो आप इन सारी observation पे एक law जो है constitute करते हैं, and according to the these observation Faraday ने एक law दिया, और उसने उसका जो concern था that was the main concern is that जैसे एम्पियर कहता था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकते हैं, इन द सेम वे फैराडे का ये कंसर्न था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा क्यों नहीं हो सकते। सो इन दिस वे द फैराडे कंडक्टेड द होल ऑब्जर्वेशन, उसने सारी की सारी ये ऑब्जर्वेशन खुद की, और उसके बाद उसने लॉ प्रोवाइड किया हमें कि द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टिंग लूप इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज which the magnetic field through the loop changes with respect to the time. So this is a very famous law, आप सब लोग जानते हैं। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। दिस डी फाई बी ओवर डी टी रिप्रेजेंट्स द यू कैन से द magnetic flux change with respect to the time. So this is the time derivative of the magnetic flux with respect to the time. If अगर आपके पास एक single loop है then above equation is okay. If you have n loop equations then you have to apply the here the n number of turns here. तो यहाँ पे आपको n number of turns के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। और in the similar way in the uniform magnetic field induced EMF can be expressed as, तो अगर आपके पास फील्ड ही यूनिफॉर्म है देन यू कैन डायरेक्टली रिलेट दिस एज बी ए कॉस थीटा, और उस हवाले से आप इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली इंड्यूस ईएमएफ जो है कैन बी इंड्यूस्ड इन अ सेवरल वे, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी कैन बी चेंज विद टाइम। तो इट कुड बी द वेरिएशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो द एरिया अगर चेंज होता है तब भी ये सब कुछ हो सकता है, अगर ये एंगल चेंज हो रहा है तब भी ये सब कुछ चेंज हो सकता है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो अगर इन तीनों में से कोई चीज़ चेंज होती है तब भी आपके पास जो है इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट हो सकती है। सो दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से किसी एरिया लूप के ज़रिए से के अंदर से आपके पास जो उसके अकॉर्डिंग या उसकी की डायरेक्शन के अंदर इन अ क्लोज पाथ करंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है, या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट की जा सकती है। So here we have a simple, you can say the MCQs type question, जो कि आपकी understanding के लिए है। A circular loop of wire is held in a uniform magnetic field with the plane of loop perpendicular to the field lines. तो ये जो आपके पास loop है ये perpendicular to the field line है। आप समझ सकते हैं कि ये जो loop है actually the lines are into the screen, और आपके पास जो है ये loop उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो which of the following will not cause a current to be induced in the loop? तो इनमें से कौन से जो है वो will not a cause a current to be induced in the loop, pushing the loop into the field। अगर आप इस लूप को पुश करते हैं तो आपके पास किस तरह से जो होगा, क्या ये कॉज करेगा, will not cause a current to be induced in the, which of the following will not cause a current to be induced in the loop। तो आपने इस स्टेटमेंट पे अच्छे तरीके से गौर करना है और डिसाइड करना है कि विच वन इज द राइट स्टेटमेंट, और आपने मद्देनजर रखना है इस इक्वेशन को दैट इज द फाई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी ए कॉस थीटा। तो अगर आप इस लूप को पुशिंग इनटू द फील्ड करते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस क्या रहती हैं, सेम। ये देखिए सिंबॉलिकली हमने दो लाइंस बनाई हुई हैं जो इस लूप में से गुजर रही हैं, और ये दोनों लाइंस क्या रह रही हैं, सेम। आप इसको बेशक जितना मर्जी स्क्रीन के अंदर ले जाएं तो ये इसकी जो वैल्यू रहेगी इट विल बी रिमेन द सेम। रोटेटिंग द लूप अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, अगर आपके पास ये फील्ड लाइन के अंदर ये लूप इसी तरह से घूमता रहेगा तो तब भी आपके पास क्या होगा, ये नंबर ऑफ लाइंस रहेंगी। कीपिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप फिक्स्ड एंड मूविंग इट अलोंग द फील्ड लाइंस, तो आपकी जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स कर दें और मूविंग इट अलोंग द फील्ड लाइन, तो आपकी जो फील्ड्स हैं या फील्ड लाइन जो है मैग्नेटिक लाइन, अगर आप इसी की डायरेक्शन में जाएंगे तो तब भी ये आपके पास क्या होगा,
ये सेम रहेगा। क्रशिंग द लूप, अगर आप लूप को क्रश करना शुरू करते हैं, मीन्स से वो कंप्रेस करते हैं तो उसका एरिया कम होगा। एरिया कम होने से आपके पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। पुलिंग द लूप आउट ऑफ द लूप फील्ड सॉरी, तो अगर आप इस लूप को इसी तरह से आउट ऑफ द फील्ड जो है वो लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, तब भी मैग्नेटिक लाइन्स चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस नतीजे के अंदर भी आपके पास क्या होगा, ये सेम रहेगा। सो सिमिलरली आपके पास क्या है कि अगर आप आउट ऑफ द फील्ड से हम इनवर्ड की तरफ आते हैं तब भी ये सिचुएशन रहेगी। सो विच वन इज द सिचुएशन जो आपके पास क्या है, किसी किस्म की जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज द करंट टू बी इंड्यूस इन द लूप। तो आपने उस सिचुएशन पे गौर करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन इन ई पॉइंट्स, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, तो की जाएगी जिसके अंदर आपके पास जो करंट है लूप में जनरेट ना हो पाए। याद रखिएगा इसके अंदर जो सबसे पहली सिचुएशन या पहली पांचों सिचुएशंस हैं, इनमें एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को भी याद रखें कि जो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ होती है वो भी हो सकती है। और उस हवाले से आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के फिर सोचिएगा, मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर ये जो है लूप के अंदर किसी किस्म का कोई भी करंट जो है वो जनरेट नहीं होता। सिमिलरली आपके पास एक और सिचुएशन है जिसके अंदर आप इंड्यूस करंट और ईएमएफ के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड है और उसके हमने 5 स्टेप्स बनाए हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज़ टेकन एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो द ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सिस थ्रू द कंडक्टिंग लूप व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड परपेंडिकुलर टू द plane of the loop in which region of the graph the magnitude of the induced EMF is greatest। तो आपने ये बताना है कि किस रीजन के अंदर जो ग्राफ के आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंड्यूस होगी ईएमएफ, वो ग्रेटेस्ट होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो आपके पास ये सिचुएशन है और आपने अभी पढ़ा है कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपकी कंडीशन ये के अंदर एरिया कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई डेरिवेटिव से हमने एरिया बाहर लिया है, डी बी टी ओवर डी टी। तो आपने वो पॉइंट ढूंढने हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब्रप्टली चेंज होता है। तो आई एम लोकेटिंग दिस पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ये जीरो से हायर की तरफ जा रहा है और यहाँ से फिर अगेन इट रिमेन द सेम, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, जीरो होगी। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इंड्यूस ईएमएफ इज जीरो and this is the point there induced EMF gradually again increases। और ये पॉइंट होगा जहाँ पे वो अब्रप्टली इंक्रीज होगी। सो दिस इज द टू पॉइंट जहाँ पे वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है। सो ये वो पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर जो है आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो ग्रेटेस्ट होगी। सिमिलरली जब आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड या मोशनल ईएमएफ होती है, तो वहाँ पे आपके पास जो है उसके अंदर एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और उसी के नतीजे के अंदर जो है हम इन सारी चीज़ों को रिलेट करने की भी कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कौन सी एजेंसी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है और ये एनर्जी ट्रांसफर का कैसे जो फिनोमेना है वो हैपन होता है हमारी इमोशनल ईएमएफ के दौरान। तो अ कंडक्टिंग बार ऑफ द लेंथ एल स्लाइडिंग ऑन द टू फिक्स्ड पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, आप सब लोग जानते हैं ये पुराना टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सो द फ्री चार्जेस फील अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ द बार एंड प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। आप जान सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द लेंथ है, तो ये लेंथ हो गई और ये x है, तो दिस इज द लेंथ इनटू x, ये एरिया हो जाएगा। So this is the magnetic flux. So this is the Lx is basically the area और ये BA is equal to the magnetic flux हो जाएगा। आप इसको Faraday law में पुट कर सकते हैं। By putting into the Faraday law we have here the change in magnetic flux with respect to time। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है BL(x) over dt और ये BL जो है वो कॉमन है because both are the constant dx over dt and this dx over dt is basically the velocity, so this can be taken as a v। तो उस हवाले से आपके पास जो है वो करंट जो है वो जनरेट किया जा रहा है, इट कुड बी इक्वल टू दी एप्सिलॉन ओवर आर इज इक्वल टू आई। सो दिस इज द इंड्यूस करंट वैल्यू और ये जो इंड्यूस करंट है बी एल वी ओवर आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है और आप पावर इससे कंप्यूट कर सकते हैं। दिस पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर और ये डेसिपेटेड पावर है और आर की वैल्यू भी फाइंड आउट, सॉरी पी की वैल्यू
दिस इज बेसिकली द पी। तो ये पी की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। After computing the P value, the origin of induced current and energy dissipated by the resistor. तो क्या होना चाहिए? So the change in the energy of the system must be equal to the transfer of energy into the system by work moving the charge, moving the constant velocity. What happening here? So F is basically the applied force. FB is equal to ILB sin theta. This is the applied force है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से अप्लाई की जाती है, और the power delivered by the applied force is equal to P is equal to F applied V. So this will be equal to the बी स्क्र एल स्क्र वी स्क्र एंड आर। तो अगर आप गौर करें तो वो पावर या वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाई की है उस चार्जेस के ऊपर, वो सेम है वो अप्लाइड फोर्स के जो कि आपको एज अ रिजल्टेंट मिल रही है, विच शोज दैट बोथ हैंड्स आर वर्किंग इन द सेम वे। दिस इज द अप्लाइड वे। ये एक्चुअली तौर पे बेसिकली हो रहा है, और ये जो है हमें डिलीवर किया जा रहा है। सो बोथ आर द सेम वे। तो बोथ जो है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर आर बेसिकली सम रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यू कैन से द एनर्जी और यू कैन से द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस पे अप्लाई करता है, जिसके नतीजे के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट्स हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, और इन दोनों के जो वैल्यूज हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, एंड द पावर आर applied by the applied force and the delivered force और ये induced power है वो they are the same one. So however इन्हीं connections को बरकरार रखते हुए एक और important बात जो है that is the Lenz's law, and the Lenz's law for determining the direction of the induced EMF in the current इंड्यूस करंट इन दी लूप है। तो लूप के अंदर डायरेक्शन जो है करंट की किस तरह से वेरी होती है और कौन सी होनी चाहिए, ये जो है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर होल्ड करता है, और इसको लेंज़ेस लॉ ने डिफाइन किया था। According to the Lenz's law, the induced current in a loop is the direction that creates a magnetic field that opposes the change in magnetic flux through the area enclosed by the loop. So in a similar way, you can say that कि magnetic according to the Lenz's law, जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है एक्चुअली ये हमारे फायदे के लिए नहीं होती, बल्कि ये हर उस चेंज को अपोज करती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, और ये उसकी चेंज को अपोज करने के लिए पैदा होती है, और ये इसलिए इसके हमेशा ऑपोजिट होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज दैट ऑफ द इंड्यूस करंट। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है वो इंड्यूस करंट के अंदर ही उसकी डायरेक्शन में ये होगी। however but it will always oppose the direction of changing the magnetic flux. So induced current tends to keep the original magnetic flux through the loop from the changing. तो इनका जो बुनियादी मकसद है वो एजेंसी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रही है उसको रोकना है। सो एज यू कैन सी हियर कि अगर आप इस मैग्नेट की ही एग्जांपल लें तो ये मैग्नेट अगर आप लूप के करीब लेके जाने की कोशिश करते हैं तो लूप जो है उसके अंदर करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि इसका नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करे, रिपेल करे। So it tends to stop the motion of the magnet here. So in the similar way, if you want to go away from the magnet, then you feel that the current, the loop in the जो करंट लूप है उसके अंदर करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि उसको अवे जाने से रोके, बिकॉज एनी मोशन दैट इज मैग्नेट की जो उसके लूप के करीब जा रही है या उससे अवे जा रही है, वो उसकी वजह से क्या करेगा, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर वेरिएशन लेके आएगा और वो उसको अपोज करेगा। सो दैट इज वाई जब हमने फैराडे लॉ पढ़ा है तो उसके अंदर हमने अलहदा से एक मैग्नेटिक नेगेटिव साइन लगाया हुआ है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज बेसिकली दी कंजर्वेशन। अगर एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, उतनी ही कम होगी। सो यू हैव हेयर दैट दिस अपोज द मोशन ऑफ दैट, तो ये इंड्यूस ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स और उसकी वेरिएशन के हमेशा ऑपोजिट होगा। सिमिलरली वी हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे भी, और ये विच इज़ फिजिकली रीजनेबल, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इन सारे एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से नोट करें और इस पे गौर करें कि आपके पास अगर मोशन किस तरह की हो तो किस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होना चाहिए और कौन सी फिजिकली रीजनेबल होनी चाहिए। माइंड जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने ये मैग्ने इसके ऊपर लेंसेज लॉ अप्लाई करना है तो आप इजीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो
In the similar way, we can also have another important way क्या अगर आपके पास circular loop of wire falling towards the wire carrying a current to the left, तो आपके पास जो है आपके पास एक लूप है और उसके अंदर जो है वो एक फ्लो फ्रीली फॉल कर रहा है एक वायर की तरफ जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ऑफ द वायर। तो इसके अंदर आपने बताना है कि आपके पास जो है वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ये भी आप लोग फोकस करके मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ के ऊपर बात करेंगे एंड इंड्यूस्ड फील्ड एंड देयर फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म को क्वेश्चन हो कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।